इफ आई एम आस्किंग यू कि इंडिया को इंडिपेंडेंसी कभी मिली थी, देन तुम सारे ही लोग लगभग इसका जवाब दे दोगे। पर पर अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दूं कि इज इंडिया रियली इंडिपेंडेंट, तो तुम लोगों में से 90% लोग अब इस सोच में पड़ चुके होंगे। एक गैप लेके इसका आंसर तो दे देंगे, बट एक गैप, एक डाउट, एक लो कॉन्फिडेंस तुम्हारे जवाब में होगा। और मेरा वीडियो का आज का कॉन्टेक्स्ट भी यही है। क्वेश्चन सेम था, आंसर भी सेम है और पता भी सबको है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा जो तुमने इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था जब उसमें था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो किसी भी कंट्री के अगर ग्रोथ को हमें पहचानना होता है या फिर उसके कंट्री की पावर, उसकी स्टेबिलिटी को पहचानना होता है, तो कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। और इस पूरे वीडियो में मैं उन सभी की फैक्टर्स को बताने वाला हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हो। सो यू सेव योर मोस्ट ऑफ द आवर्स टू नो अबाउट जीडीपी, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी, country influence, most like Indian influence, military and trade, global presence, and some other factors like employment, education. Let's take our first point is GDP. तो सबसे पहले congratulations to all of us कि हमने जापान जैसी कंट्री को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है और अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। और हमारा टारगेट है 2028 तक में फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, जो कि हम बहुत इजीली बन भी जाएंगे, पर सिर्फ पेपर पे, नॉट ऑन ग्राउंड रियलिटी। वो क्या है बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी होती क्या है, किसी कंट्री की जीडीपी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो सपोज कि इंडिया एक शॉप है, ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया कि इंडिया एक शॉप है और इस शॉप के अंदर में अब मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन हो रहा है, लाइक गाड़ियाँ बन रही है और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ भी इनोवेशन, कुछ भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके पीछे जितना रेवेन्यू लगा है वही हमारी जीडीपी होती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि कोई भी कंट्री एक साल के अंदर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, उसके रेवेन्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी इन्फ्लुएंस कैसे करता है इंडिया की इकोनॉमी को? अगर किसी भी कंट्री के अंदर में जितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जितने उसके पास फैक्ट्रीज होंगे, जितने उसके पास इनोवेशंस होंगे, उधर उतनी ही अच्छी एजुकेशन होंगी, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, दूसरा डेवलपमेंट होगी और एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये डायरेक्टली इससे प्रोपोर्शनल होता है। बट अब इंडिया के केसेस में स्पेशली जो पेपर पे दिखाया जाता है कि 4th लार्जेस्ट, ऐसा है नहीं ड्यू टू ट्रिपल पी। सो बेसिकली ट्रिपल पी इज लाइक परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसमें अगर मैं तुम्हें बताऊं तो टोटल 193 आउट ऑफ इंडिया इसमें शायद 100th में भी नहीं आएगी, मतलब 100 से भी पीछे, 100 रैंक से भी पीछे। अब तुम लोग सोचोगे कि वाई, हम लोग तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। 2023 के टाइम पे चाइना की रैंक 9 थी और उसकी जो ट्रिपल पी की वैल्यू थी वो थी हमारी $23,000, 38 समथिंग, मतलब पर कैपिटा इनकम मान के चलो। अब यही वैल्यू इंडिया की पता कितनी है अभी के टाइम पे? अराउंड डॉलर में देखा जाए तो $2,500, मतलब बहुत कम, अराउंड 80% का फर्क है चाइना के कंपैरिजन में, जब उसकी वैल्यू 9th रैंक पे थी और अभी हमारी 2,500 अप्रॉक्स है। तो वी आर नॉट स्टैंडिंग इन इक्वल, इसलिए कहा था कि 100 से भी नीचे हैं। अब ऐसा क्यों है, यही सोच रहे हो ना, क्योंकि हमारी इनकम तो बढ़नी चाहिए अगर जीडीपी बढ़ रही है। तो ये भी बताता हूँ एग्जाम्पल्स। सो सपोज कि आप 2005 के टाइम पर 40,000 रुपये महीना कमाते थे और आपका जो घर का खर्चा था वो 30,000 रुपये था, यानी कि सेविंग आपकी 10,000 रुपये हो रही थी। अब वही बैक टू 2025 या 2026 का एग्जांपल ले लो, तो आप अब 4 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी कि आपकी ग्रोथ 100% हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है आपकी। बट इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है ना। जहां आपका उस टाइम पे खर्चा निकल रहा था 30,000 रुपये में, वहीं अब आपका खर्चा निकल रहा है 3 लाख रुपए में। दैट मीन्स आपका 1 लाख का इसमें सेविंग हो रहा है, जो कि उस टाइम पे 10,000 के बराबर है। दैट मीन्स कि आपकी ग्रोथ तो हुई है, आपने ऑन पेपर ग्रोथ करी है, बट इन रियलिटी में देखा जाए तो आप वही लाइफ जी रहे हो जो आप 2005 में जी रहे थे और आज 2026 में जी रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं आया। यही डिफरेंस हो रहा है। और इसके होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के जो टॉप 1% ऑफ पीपल्स है, बिलियनर्स है, वही हमारे कंट्री के 40% ऑफ सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में ना अनइक्वालिटी बहुत है। अब ये अनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल गरीबी और अमीरी के फर्क की बात, बीच की बात है। इंडिया के अंदर में जो टॉप 1% ऑफ पीपल्स है, बिलियनर्स है, वही देश का 40.5% कंज्यूम करके वेल्थ बैठे हुए हैं। और इसीलिए जो इनकी ग्रोथ है वही कंट्री का जीडीपी डिसाइड कर रही है, जो कि पेपर पे बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंडिया में बिलियनर्स का अमाउंट भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इंडिया की जीडीपी पे भी इफेक्ट करता है। एक एवरेज अगर मैं इंडिया के टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो इनकी अर्निंग सालाना साल के 11.5 लाख रुपए से भी ऊपर है। और एक एवरेज जो बचे हुए 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस है, उनकी अर्निंग लेस देन 55,000 रुपीज पर ईयर है। तो नाउ यू सी द गैप डिफरेंस ऑफ दीज टू काइंड ऑफ जनरेशंस और पॉपुलेशंस। और यही वो मेन रीजन है जिसके कारण इंडिया पॉवर्टी के नंबर में सबसे ऊपर है, सबसे तो नहीं बट काफी ऊपर है, हंगर इंडेक्स में भी काफी ऊपर है। और इवन दो इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्लम प्रेजेंट है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पास। और ये हो भी क्यों ना, तुम अपने लाइफ स्पैन में इधर उधर अगर तुम देखोगे, या फिर आजकल तो बहुत ही ट्रेंड में भी ये सारी चीजें आ रही है कि इंडिया के पास ना तो प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ना फूड की फैसिलिटी है, ना इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, ना इन्वायरमेंट की फैसिलिटी है। और शायद यही रीजन है कि टेस्ला जैसी कंपनी ने भी यहाँ पे अपना स्टार्टअप चालू करने से मना कर दिया। और अब अगर बात करी जाए इनके बेस फॉर्म यानी कि एजुकेशन की, तो खैर इस टॉपिक को मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा प्रॉपर। एंड इफ यू नोटिस, तो जब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी थी तब हमारी गवर्नमेंट ने इसका खुल के प्रचार किया था, बहुत अच्छी मार्केटिंग शो ऑफ करा गया था। बट अब जो कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तो कोई न्यूज़ ऐसी सुनने में नहीं आई, कुछ चंद पन्ने आए और चले गए। हो सकता है कि इंडिया बहुत जल्द जर्मनी को पीछे छोड़ भी देगी, और बहुत जल्द क्या, आई थिंक शायद अगले 6-7 महीने या फिर 1 साल में छोड़ देगी और 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएगी। बट इन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं कर रहे हो तो आई थिंक जीडीपी का इतना ऊपर होने का भी फायदा नहीं है। और अगर आप कंपेयर करते हो जापान से, तो भाई सिर्फ हंस सकते हैं और कुछ नहीं। सो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। इंडिया की रैंकिंग इस लिस्ट में 130 है अमंग 193 कंट्रीज में से। क्या बात है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इतना नीचे कैसे आ गया, यही सोच रहे हो ना? आएगा भाई, आएगा, नीचे ही आएगा, बहुत नीचे आएगा। बेसिकली एचडीआई में हम 3 फैक्टर्स को लेके बात करते हैं। आपकी लाइफ स्पैन, आप कितना जीने वाले हो, आपकी इनकम कितना कमाते हो, और आपकी एजुकेशन, जो कि अगर आप इंडिया में हो तो है या नहीं है, बात बराबर ही है। तो एचडीआई में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लाइफ स्पैन को लेकर के। इंडिया की जो लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन है, अगर कंपेयर करूं 1990s के टाइम को लेकर के, तो 50-55 उस टाइम पे थी और आज 70 से 72 चल रही है। दैट मीन्स ग्रोथ दिख रही है, और ग्रोथ होनी भी चाहिए क्योंकि भाई जीना तो बहुत जरूरी है। बट ये भी ऑल रीजन्स के लिए सेम नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो हमारे साउथ साइड में हो गए, वहाँ के लाइफ स्पैन लोगों की अच्छी है, या फिर जो माउंटेन्स रीजन्स होते हैं वहाँ के लोगों की लाइफ स्पैन अच्छी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन्स में रह रहे हो, तो अगर आप 70-75 जी रहे हो तो ये आपके लिए एक आइडियल रेंज है, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पे कुछ ऐसा है। हालांकि इंडिया जो है अपने अब हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन का फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है आप कितना जीने वाले हो। तो हो सकता है कि इंडिया की इसमें लाइफ स्पैन और बढ़े एवरेजली, बट कुछ रीजन है जहां पे स्पेशली गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मेट्रो सिटीज हो गए हमारे स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन होने की वजह से काफी कंजेस्टेड हो गई ये चीजें। सो आई होप कि इंडिया इन सब चीजों पे, इन सब फैक्टर्स पे ध्यान दे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक, एजुकेशन। यू हैव टू बी सरप्राइज कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बेरोजगार की तरफ बढ़ रहे हो भारत में, क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, दैट मीन्स आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट चांसेस है वो 3% है। अगर आपने स्कूलिंग तक पढ़ाई कर ली है तो 15% चांस है कि आप बेरोजगार रहोगे। अगर आप ग्रेजुएट हो तो 29% चांस है कि आप बेरोजगार रहोगे। दैट मीन्स आप जितना पढ़ रहे हो उतनी बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। डाटा तो यही कहता है और शायद सही भी है, लेकिन क्यों, इस पे बात करते हैं। लिसन, देयर आर 3 पिलर्स होते हैं जिन पे एक एजुकेशन में काम करना चाहिए, प्रोफेशनल, पर्सनल और पब्लिक स्किल्स। और कांग्रेचुलेशंस आपको जान करके कि इंडिया में इन तीनों ही चीजों पे काम करा नहीं जाता, इसीलिए शायद हम सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है।
बट क्योंकि इंडिया के अगर मैं टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दूं तो जितने भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस हैं उनमें इन तीनों ही स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। क्योंकि अगर प्रोफेशनल स्किल्स की बात करी जाए तो ये वही सिलेबस वही चीजें फॉलो कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। इसको तो मेरे हिसाब से अराउंड 20 साल पहले बंद कर देना चाहिए था, लेकिन हम आज भी वही कर रहे हैं। मॉडर्न में अभी एआई आया है तो कुछ जगहों पे इसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है बस, और कुछ नहीं। अगर पर्सनल स्किल्स पे बात करूं तो इसकी तो भूल ही जाओ, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ कंडीशंस किसी से छुपी नहीं है। आए तुम्हें हर जगह सुसाइड के रेट्स पता चलते होंगे कि कितने बच्चे ने कहां पे क्या क्या सुसाइड किया और क्यों किया। रीजन सिर्फ एक है, वो है मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि तुम स्कूल में भी एंट्री करते हो तो पता देखते हो कि हफ्ते में कई स्कूल्स में है जहां हफ्ते में सिर्फ एक दिन स्पोर्ट डे होता है या फिर स्पोर्ट्स पीरियड होता है, और उसमें भी कई बार टीचर, हमारे मैथ टीचर है, स्कूल के इंग्लिश टीचर आके वो क्लास लेके चले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में तो वैसे भी कोई इंटरेस्टेड रखते नहीं है। पढ़ो 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 और पढ़ते रहो, चाहे घर पे जाओ ये भी पढ़ाई, ट्यूशन में जाओ यहाँ भी पढ़ाई, ट्यूशन के बाहर जाओ, स्कूल में जाओ, यहाँ भी पढ़ाई। तो सिर्फ पढ़ाई है, पर्सनल तुम्हारी चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं जाता। स्पेशली जब मैं सेकंड ईयर के कॉलेजेस की बात करूँ या थर्ड ईयर के कॉलेजेस में बात करूँ तो वहां पे बहुत ही लिमिटेड चीजें चलती है ना। थर्ड थिंग इज पब्लिक का इंटरेक्शन। रियली, अरे कॉलेज के एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन नहीं करने दिया जाता, तुम पब्लिक इंटरेक्शंस की बात कर रहे हो? सोच रहे हो कैसे हो सकता है सब चीजें? कॉलेज में ये करना तो जुर्म है। जे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि अगर कोई बच्चा एक दिन बंक मारता है किसी क्लास को तो उसके मेंटल हेल्थ के लिए वो पास होने से भी ज्यादा बड़ी खुशी देता है। बट कॉलेजेस में ये सब चीजें एक क्राइम की तरह होती है। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बीजेपी नेता लोग जहाँ पे ढोंग करते हैं, मैं तो ढोंगी बोलता हूँ, ढोंग करते हैं, तो वहां पे उनसे क्वेश्चन किया था एक बच्चे ने कि सर अमेरिका ने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड इन सब में बैन कर दिया है। तो उस बीजेपी नेता ने बोला कि कोई बात नहीं, हम इंडिया में हार्वर्ड्स को लेके जाएंगे, तुम क्यों जा रहे हो इंडिया? चलो ताली बजाने के लिए, बोलने के लिए, वोट्स के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो इंडिया में जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन हमारी आईआईटी है, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली, जो भी आई थिंक फर्स्ट सेकंड पे इन दोनों का चलता है, इनकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड टॉप 50 में 45 या 50 रैंकिंग पे आते हैं वर्ल्ड वाइड में। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में ला करके स्टैब्लिश करवा दोगे? वैसी इनकम, वैसी चीजें, वैसी सोर्स, वैसी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो? रियली? नाउ द थर्ड टॉपिक इज इनकम। अब इस टॉपिक पे ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में जीडीपी के सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि कैसे 2500 पर कैपिटा इनकम चल रहा है। उसके अलावा 30% ग्रेजुएट्स तो हमारे बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है बट वो कभी अप्लाई नहीं होती, बस लेके आती है। उसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी जो कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा था, उसको भी बंद करवा दिया गया धर्म के नाम पे। तो इनकम के लिए इंडिया में इनकम को आई थिंक अब इस पर तो क्वेश्चन भी नहीं उठता, क्योंकि लोगों को इनसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पॉलिटिक्स करने में मजा आ रहा है सब देख रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया की रैंकिंग 130 आउट ऑफ 193 है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो नाउ द थर्ड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज के मामले में। और इंडिया ने यहाँ पे अपना एक काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रखा है। काफी चीजों में इंडिया बेटर है और कुछ चीजों में इंडिया को यहाँ पे भी काम करने की जरूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स। तो अगर बात करी जाए तो डिजिटल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम हो गया या फिर आधार सिस्टम हो गया, इसने काफी इजिली चीजें एक्सेसिबल कर रखी है आज के टाइम पे। दूसरा, स्टार्टअप सिस्टम की बात करते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सिटीज लाइक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद में स्टार्टअप कल्चर बहुत ही तेजी में बूम कर रहा है। इवन दो इनके अलावा कई कंपनीज भी है जो इंडिया के अंदर में अपना ओपनिंग रख रही है, फिनटेक, एआई, जो कि काफी बूम कर रहा है इंडिया के अंदर में। थर्ड चीज हमारी आती है जिसपे मुझे काफी प्राउड फील होता है, वो होता है इसरो। इसरो ने कई ऐसे मिशन को सफल किए हैं जो कि इतने कम बजट पे नासा के लिए पॉसिबल नहीं था बट हमारे लिए पॉसिबल है। लाइक चंद्रयान हो गया या फिर मंगलयान हो गया। इनका बजट सिस्टम बहुत कम होता है बट पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस काफी अच्छा है। लास्ट के कुछ टाइम में देखा जाए इसरो वॉज बूमिंग वेरी फास्ट एंड वेरी गुड वेल। इसके अलावा हेल्थ केयर में बात करें तो फार्मा, यस, इंडिया इज द नोन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट फार्मेसी सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, हम लोग क्वांटिटी वाइज तो काफी अच्छा है बट क्वालिटी वाइज अभी बहुत ही वीकर है। इवन दो फार्मेसी का जॉब सेक्शन हो जाए तो इंडिया यहाँ पे भी बहुत ही लैग कर रहा है, क्योंकि अब क्वांटिटी इधर भी बहुत बढ़ चुकी है लोगों की। सो आई थिंक इंडिया शुड वर्क ऑन दिस थिंग्स। इसके अलावा फ्यूचर फोकस की बात करते हैं तो इंडिया फोकस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जो कि इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी सही भी।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसपे हम सबको आंखें बंद करके प्राउड और भरोसा पूरा है, और वो टॉपिक है हमारा इंडियन मिलिट्री। अगर रैंकिंग की ही बात करनी है तो इंडिया की चौथी रैंकिंग है मिलिट्री के मामले में, आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। बट चाइना को मैं इसमें कंसीडर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कुछ कॉम्बैट्स जो अभी चाइना से प्रीवियसली कुछ ईयर्स में हुए हैं, तो वहां पे हमने चाइना को छठी का दूध याद दिला दिया है काफी अच्छे तरीके से, चाहे वो हैंड टू हैंड की बात हो या फिर वेपन्स की बात हो। इसके अलावा इंडिया का जो बजट है अपने मिलिट्री पे जितना एक्सपेंस करता है वो 7.85 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट है, तो काफी ठीक ठाक बजट है। बट आई थिंक कुछ लेवल पे मिलिट्री में भी काम करने की जरूरत है। सबसे पहला लेवल कि यहाँ पे पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करे तो ज्यादा बेटर है। दूसरा, अगर पाकिस्तान से हमारी वॉर होती है तो उन्हें पूरा छूट दिया जाए कि हाँ मिलिट्री को भी हो कि आप मारो यार, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बट नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, ढंग से ठोक सकते थे बट रह गया। इसके अलावा नेवी हमारी काफ़ी स्ट्रांग है, बट जिस सर्कमस्टांसिस में हम लोग रह रहे हैं कि हमारे बगल में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और फ्रंट पे हमारा चाइना भी है, तो नेवी को यहाँ पे स्ट्रांग करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नेवी उतनी स्ट्रांग हमारी नहीं है जितनी होनी चाहिए, या फिर जितने बाकी ग्राउंड लेवल पे हम लोग स्ट्रांग है। सो इंडियन मिलिट्री इज़ काफ़ी वेल एंड गुड परफॉर्मिंग, इस पर तो हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि हमने काफ़ी रीजन देखे, हमने काफ़ी वॉर अभी रिसेंट के जीते हुए हैं या फिर हम जीतते आ रहे हैं, एक्सेप्ट 1962। नाउ एंड ऑफ द वीडियो आने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक ट्रेड सिस्टम हो गया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो गया इंडिया का, या फिर इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर। देखो, इंडिया की पॉलिटिक्स पे मैं बात करना नहीं चाहता, मेरे मुंह से सिर्फ गाली निकल जाएगी, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ पे कैसे काम करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया के अंदर में हम लोग गाय को एज स्पिरिचुअल सिंबल की तरह माता मान के पूजते हैं, बट इंडिया 3rd या 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रह चुका है बीफ इंडस्ट्री के मामले में। उसके अलावा इंडिया में हम लोग नदियों को, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इन सबको भी हम लोग माताओं की तरफ पूजते हैं, भगवान की तरफ पूजते हैं, बट इनकी कंडीशन ऐसी हो रखी है कि तुम इसके अंदर में स्विमिंग तो छोड़ो, खड़े भी नहीं रह सकते। और तीसरा, पर्वत की बात करते हैं तो हम लोग पर्वतों की भी पूजा करते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे सबसे पहले जिनको काटा जाता है, सबसे पहले जिनकी बलि दी जाती है वो भी पर्वत ही रहे हैं, एग्जाम्पल अरावली हिल्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता है, ग्रोथ करने के मामले में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो पॉलिटिक्स पे मैं बात करना नहीं चाहूंगा। इसके अलावा इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है, मतलब हाँ, मैं ये चीज यहाँ पे कन्फ्रंट करता हूँ कि जितने भी अभी हम ये बोलते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा या फिर, ये देखो सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कई कंट्रीज पे हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, जस्ट लाइक रसिया से हो गया और छोटी मोटी कंट्रीज से हो गया, बट वी हैव टू बी टेक आवर स्टैंड ऑल्सो, क्योंकि जब यूएस से अपना टैरिफ का सिस्टम खेलता है तो हम लोग झुक जाते हैं। अभी रिसेंट में भी अब यूएसए ने अपना टैरिफ लो किया, इसको बहुत ही हवा बना के दिखाया गया, बट उसके कंपैरिजन में जो हमारी भी शर्तें रखी गई है वो भी तो है, हमने उनका टैरिफ 0 कर रखा है, बट उन्होंने हमारा 24 to 18% करके रखा हुआ है, सो दैट्स नॉट फेयर। हालांकि ये मजबूरी भी है, क्योंकि इंडिया के पास अभी इंडिया डिपेंडेंसी में बहुत है, चाहे वो मिलिट्री डिपेंडेंसी में वेपन्स का हो, क्योंकि फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, इस पर हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी है। और भी चाइना की बात करी जाए तो पेपर पे या फिर दिखाने के मामले में हम लोग चाइना से कहते हैं कि हाँ अगेंस्ट है, या पाकिस्तान से कहते हैं बहुत अगेंस्ट है, बहुत कट्टर है, बट बिजनेस माइंड में ना जब बात आती है, ग्लोबल चीज़ों की बात होती है ना, तो देश का फायदा पहले देखा जाता है। नाउ बोलने के लिए तो मैंने बहुत चीज़ें बोल दी इस वीडियो में, बट रियलिटी यही है कि हम जिस कंट्री से कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल चाइना की ले लेता हूँ क्योंकि सबसे पास में तो वही है, तो हम उससे अभी 10 से 15 साल काफ़ी पीछे चल रहे हैं। कंपैरिजन करना है तो बेटर से करो ना, पाकिस्तान से क्यों करना, ठीक है। इसीलिए मैंने चाइना का एग्जांपल लिया, और इसका रीजन भी है क्योंकि इंडिया में जो लोग अच्छे हैं उनको आगे बढ़ने दिया जा नहीं रहा, और जो लोग काफी अच्छे हैं वो बढ़ के इंडिया से ही बाहर चले जा रहे हैं। वी हैव टू बी वर्क ऑन वेरियस थिंग्स लाइक एजुकेशन, इनकम, इन्फ्लुएंस, पर ये बातें बोलते हुए मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा। रीजन पॉलिटिक्स बहुत बेकार कर रखा है। जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं न्यू हूँ, ट्राई कर रहा है मैंने बहुत कुछ बताने का, कुछ छोटी मोटी गलती होगी, छोटी मोटी होगी, ज़्यादा बड़ी गलती मैंने करी नहीं है, तो कमेंट कर देना। बाकी मैं भी अपने आप इम्प्रूव करता हूँ और मेरा चैनल भी इम्प्रूव करे। सो गुड बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट।